तो जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं प्रवीण कश्यप और आप देख रहे हैं एग्जाम सफ़र। साथियों, हमने लोगों ने बीएड सेकंड सेमेस्टर आपका हिंदी शिक्षण पेपर के 50 क्वेश्चंस कर लिए थे और 50 से ऊपर हम लोग 50 क्वेश्चनों को और करने वाले, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चंस। इन दो पार्ट में डिवाइड करने का एक ही कारण था कि इतने ज़्यादा क्वेश्चंस को एक साथ पढ़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, इसलिए मैंने दो पार्ट बना दिए। तो आप डेली इन वीडियो को देखते रहें, बस सुनते रहें, तो आपका काम हो जाएगा, यानी कि आप अच्छा गोल हासिल कर सकेंगे। साथियों, आइए शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अच्छी वीडियो के लिए, नहीं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जब आपकी इच्छा हो। उज्जवल भविष्य के लिए आप तब अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आइए देखते हैं। पाठ की विषय सामग्री का विभाजन इस ढंग का होना चाहिए कि वे विचारों को समझने में सरल हों, वे पाठ के प्रारंभिक बिंदु में प्रयोग किए जाएं और जो कठिन हों वे क्रमशः छात्रों के सामने आएं। उपरोक्त कथन किस सूत्र से संबंधित है? तो साथियों, अब इसके आंसर ऑप्शंस देख लेते हैं। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका होगा सरल से जटिल की ओर। सरल से जटिल की ओर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं 52। किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? साथियों, इसका कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करना है और अपना स्कोर जरूर चेक करना है। इसको 2-3 बार आप देखेंगे, फिर अपना देखना स्कोर सुधरता है कि नहीं सुधरता, आपको जरूर इससे लाभ होगा। तो देखते हैं, किस सूत्र का संबंध आगमन विधि से है? स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बी ऑप्शन, विशिष्ट से सामान्य की ओर। क्या हो जाएगा? विशिष्ट से सामान्य की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे साथियों। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण स्थूल का पर्याय सूत्र है। मूर्त से अमूर्त की ओर, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है वो डी ऑप्शन हो जाएगा, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन साथियों। बालक को केंद्र मानकर अर्थात बालक की रुचियों के अनुसार शिक्षण किस सूत्र द्वारा दिया जाता है? साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बीएड एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर, सरल से कठिन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षक पर, शिक्षण पर, विद्यार्थी पर, पाठ्यक्रम पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षण पर। तो साथियों, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग देख चुके थे, अभी शोरगुल होने लगा था पड़ोस में, तो इसके लिए क्षमा चाहेंगे साथियों। तो आगे हम लोग देखेंगे। इसका शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है शिक्षण पर, ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों। पहले छात्र को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, इसके पश्चात पूर्ण से अंश किया जाए, तो इसका सही आंसर होगा विश्लेषण। इसे क्या कहेंगे साथियों? विश्लेषण कहेंगे। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं, क्या कह रहे हैं? ऐसी वस्तुएं स्थूल कहलाती हैं जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं। ये किसने कहा था? तो साथियों, ये है पेस्टोलॉजी, फ्रोवेल, स्पेंसर, हर्बर्ट। तो ये साथियों इसका सही आंसर हो जाता है ए ऑप्शन, पेस्टोलॉजी। क्या हो जाता है इसका आंसर? पेस्टोलॉजी। अगला क्वेश्चन साथियों आपके सामने है। पूर्ण से अंश की ओर का शिक्षण सूत्र आधारित है गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर, बाल मनोविज्ञान पर, प्राणी विज्ञान पर, जीव विज्ञान पर। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा गेस्टॉल्ट मनोविज्ञान पर, यानी कि ए ऑप्शन को हम लोग करेक्ट कर देंगे।
अगला क्वेश्चन साथियों है, शिक्षण विधियां आधारित होती हैं बच्चों की संख्या पर, गतिविधियों पर, शोध पर, शिक्षण सूत्रों पर। तो साथियों आप इसका आंसर अपनी बुद्धि से लगा सकते हैं कि जो शिक्षण विधियां आधारित होती हैं वो होती हैं शिक्षण सूत्रों पर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन। आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे, हमें ऐसी उम्मीद है, और आप एक अच्छा गोल हासिल करेंगे अगर वीडियो हमारी इसी तरह से देखते रहेंगे, क्योंकि आपका रिवीजन तो बनता ही है। जब आप फुर्सत में बैठे तो वीडियो चलाकर छोड़ दें। जो गृहिणियां हैं वो भी वीडियो को चलाकर छोड़ सकती हैं, सुनते रहें अपने वीडियो को कंटिन्यू, क्योंकि उनको समय बैठकर नहीं मिलता होगा। ऐसा हम लोग आज भली बात समझते हैं। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, अंश से पूर्ण की ओर। तो इसका हो जाएगा मूर्त से अमूर्त की ओर। क्या कोई कमेंट में बता सकता है कि मूर्त से अमूर्त की ओर इसका आशय क्या है? यदि आपने थ्योरी पढ़ी है तो आपको पक्का इसके बारे में पता होगा। सी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। शिक्षण सूत्र नहीं है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, प्रेरणा का सिद्धांत। तो ये साथियों अपने आप समझ में आता है कि इसका डी आंसर एकदम से करेक्ट हो जाएगा। नहीं है पूछा गया है, क्या पूछा गया है साथियों? नहीं है पूछा गया है, इसलिए आपका डी हो जाएगा। डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रेरणा का सिद्धांत शिक्षण का सूत्र यही नहीं है। बाद बाकी सभी क्या है? शिक्षण के सूत्र हैं मेरे प्यारे साथियों। अगला, शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं जिनमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए अपेक्षा की जाती है। यह कथन किसका है? रूसो का है, रेमंड का है, हर्बर्ट गुली का है, आर के शर्मा का है। तो साथियों ये कथन रेमंड जी कहते हैं। ये कौन कहता है? रेमंड कहते हैं। इसलिए आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा साथियों। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। शिक्षक यह कथन कैसे शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? बहुत अच्छे से रीड करना है। शिक्षण को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान को आधारित करना चाहिए। यह कथन कैसे शिक्षण सूत्र की ओर संकेत करता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, पूर्व से अंश की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो साथियों ये इशारा कर रहा है, आपका संकेत जो कर रहा है ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा? ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों, उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? क्या कह रहे हैं? उदाहरणों एवं दृष्टांतों के द्वारा कोई सामान्य नियम या सिद्धांत बनाना कौन सा शिक्षण सूत्र है? तर्कना की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, संश्लेषण से विश्लेषण की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट कर देंगे साथियों हम लोग। अगला मेरे प्यारे साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शिक्षण का मूलभूत सिद्धांत है क्रियाशीलता का सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत, आगमन विधि का सिद्धांत, उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों क्रियाशीलता का सिद्धांत। इस गलतफहमी में बिल्कुल ना रहें कि जहाँ उपर्युक्त सभी होते हैं वही आंसर सही होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है साथियों, इसको ध्यान से रीड करना होगा। शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है क्रियाशीलता का सिद्धांत, रुचि का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, परिमाण का सिद्धांत। तो साथियों ये शिक्षण का सामान्य सिद्धांत नहीं है, तो परिमाण का सिद्धांत जो है वो शिक्षण का सिद्धांत सामान्य नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पाठ्य के प्रमुख तथ्यों को बार बार दोहराना किस शिक्षण सिद्धांत के अंतर्गत आता है? प्रेरणा का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, ए और बी दोनों, आवृत्ति का सिद्धांत। तो भैया बार बार दोहराना, इस चीज़ को हम लोग आवृत्ति कहते हैं, इस चीज़ में नो डाउट। इसलिए हम लोग ऑप्शन नंबर डी को करेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसमें किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों।
समझ गए होंगे, आप बिल्कुल समझ गए होंगे, हमेशा के लिए याद भी कर लिया होगा। शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? नियोजन का सिद्धांत, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत, अभिप्रेरणा एवं रुचि का सिद्धांत। तो साथियों इसका सही आंसर जो होगा, शिक्षक द्वारा कक्षा में अंताक्षरी एवं काव्य पाठ प्रतियोगिता कराना कौन सा शिक्षण सिद्धांत है? भैया हम लोगों को अंताक्षरी तो बहुत भाती थी, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अंताक्षरी के लिए तैयार रहते थे। हर शनिवार हमारे यहाँ जो होती थी, तो अभिप्रेरणा एवं अभिरुचि प्रेरणा मिलती थी इससे। ठीक है। अगला, उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है, अभिव्यक्ति की, सुनने की, लिखने की, सभी की। तो इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसमें होगा उच्चारण में सशक्त क्षमता होती है अभिव्यक्ति की। क्या? अभिव्यक्ति, मतलब हम लोग व्यक्त कर पाएंगे उस चीज को। अगला क्वेश्चन साथियों, दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है गद्य का, पद्य का, निबंध का, सभी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों गद्य का, सॉरी पद्य का। किसका? पद्य का। उच्च शिक्षण का उपयुक्त अवसर है प्राथमिक, माध्यमिक, स्नातक, सभी। उच्च शिक्षण का उपयुक्त अवसर है, तो भैया प्राथमिक। किसका? प्राथमिक। ये ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 73, कक्षा 1 से 3 में सहारा लिया जाता है अभिनय प्रणाली, गति प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली। तो भैया कक्षा 1 से 3 तक अभिनय प्रणाली, जैसे जैसे आप करेंगे बच्चे वैसे वैसे करते चले जाएंगे, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है। 73, कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली, अर्थबोध प्रणाली, अभिनय प्रणाली, व्यास प्रणाली। तो कविता शिक्षण के लिए दोषपूर्ण प्रणाली है गीत प्रणाली। कौन सी? गीत प्रणाली। किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है? तो भैया विद्यार्थी सक्रिय कब रहेंगे? प्रश्नोत्तर प्रणाली, अभिनय प्रणाली, गीत प्रणाली, व्याख्यान प्रणाली। तो भैया प्रश्नोत्तर प्रणाली जो होती है, आप अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछेंगे तो बच्चे सक्रिय रहेंगे कि अब की बार सर मुझसे ना पूछ दें, मुझसे ना पूछते हैं, इसलिए बच्चे ध्यान से सुनते हैं उस बात को। मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन है, मतलब ये बात किसने कही है कि मानव अपने भावों को ध्वन्यात्मक रूप से प्रकट करता है, उसे मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं। यह कथन है ज्ञान बिहारी लाल का, हरिदेव बहारी का, रायवर्न का, उपरोक्त सभी का। तो भैया सब लोग मिलकर तो नहीं कह रहे हैं इस चीज को, ज्ञान बिहारी लाल ने अपना ज्ञान इसमें दिया है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगला, अभिव्यक्ति का उद्देश्य है भाषा और साहित्य में कवि का विकास, बोलने की योग्यता, लिखने की योग्यता, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों बोलने की योग्यता। अभिव्यक्ति का उद्देश्य मतलब अभिव्यक्ति और बोलने से संबंधित, इसको रट्टा मारने में क्या दिक्कत है? बी ऑप्शन करेक्ट कीजिए, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन, किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला में जीवन में किसने कहा था मेरा विचार है कि पाठशाला के जीवन में अंतिम वर्ष तक लिखित कार्य की अपेक्षा मौखिक कार्य उपयोगी सिद्ध होता है? ऐसा लेमार्क कहते हैं, या मैकाले कहते हैं, या डॉक्टर सन कहते हैं, या सेनबर्न कहते हैं? तो ऐसा लेमार्न कहते हैं। कौन कहते हैं? लेमार्न कहते हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, साहित्य में रुचि उत्पन्न की जा सकती है वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा, अंताक्षरी द्वारा, कवि दरबार द्वारा, उपरोक्त सभी। तो देखो अंताक्षरी से अच्छा होता है वाद विवाद प्रतियोगिता। वाद विवाद में क्या होता है भैया, जिसे जीतना होता है वो चीज़ों को ज़्यादा खोज कर लाता है अंदर से, तो अच्छी चीज़ें निकल के आती हैं, इसलिए वाद विवाद प्रतियोगिता द्वारा। अगला क्वेश्चन है लिखित अभिव्यक्ति का उद्देश्य है स्वतः लेखन में रुचि, प्रतिलेखन, शब्दकोश में वृद्धि,
उपरोक्त सभी। तो इसका स्वतः लेखन में रुचि, ए ऑप्शन को करेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मापन होता है गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर हो गया मापन जो है वो आपका गुणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन, अभिव्यक्ति के सभी पक्षों का मूल्यांकन किया जाता है सतत मूल्यांकन द्वारा, दक्षता आधारित मूल्यांकन द्वारा, व्यापक मूल्यांकन द्वारा, इकाई मूल्यांकन द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यापक मूल्यांकन द्वारा। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ज्ञात बोध व अनुप्रयोग का संबंध निम्नांकित में किस पक्ष से है? संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, नैतिक पक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाता है साथियों ए ऑप्शन, संज्ञानात्मक पक्ष। कौन सा? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, इसमें कोई डॉट नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन को सेट कर लेते हैं। सत्र के अंत में किए जाने वाला मूल्यांकन कहलाता है सतत मूल्यांकन, मतलब लगातार होने वाला मूल्यांकन, दक्षता आधारित मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन, इनमें से कोई नहीं। तो भैया सत्र के अंत में मतलब वर्ष के अंत में, तो वार्षिक मूल्यांकन कहेंगे इसको। तो सी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। क्या? सी ऑप्शन करेक्ट करके आगे हम लोग इसमें निकल लेते हैं। अगला, प्रायोगिक मूल्यांकन होता है। तो प्रायोगिक मूल्यांकन कौन सा होता है? विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में, हिंदी तथा संस्कृत में, इतिहास तथा नागरिक शास्त्र में, दर्शन शास्त्र में। तो इसको यदि रटना चाहें तो विज्ञान, भूगोल और कृषि के जो प्रैक्टिकल होते हैं, प्रयोग होते हैं, तो इसी में होते हैं, इसलिए इसको ऐसे ही रट्टा मान लीजिए। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विज्ञान, भूगोल तथा कृषि में। देखिए शब्दों को यदि रिलेट करना सीख जाते हैं तो आप रट्टा अच्छे से मार सकते हैं, याद कर सकते हैं। उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठा, कठोरता। तो उत्तम परीक्षण की विशेषता नहीं है तो वो है कठोरता। क्या? कठोरता नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। 86, छात्रों के प्रारंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है आकलित मूल्यांकन में, रचनात्मक मूल्यांकन में, मौखिक मूल्यांकन में, दक्षता मूल्यांकन में। छात्रों के आरंभिक ज्ञान का मूल्यांकन किया जाता है तो मौखिक मूल्यांकन में। किसमें? मौखिक मूल्यांकन में। इसका सी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं। अगला, छात्रों की रुचियों, संवेगों एवं मनोव्यक्तियों से संबंधित मूल्यांकन का पक्ष कहलाता है संज्ञानात्मक पक्ष, भावनात्मक पक्ष, कौशलात्मक पक्ष, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भावनात्मक पक्ष। 88, छात्रों की त्रुटियों का ज्ञान होने पर उन्हें दूर करने के लिए किए जाने वाला शिक्षण कहलाता है निंदात्मक शिक्षण, नवाचारी शिक्षण, उपचारात्मक शिक्षण, कौशल आधारित शिक्षण। तो देखिए निंदा करने से तो काम चलेगा नहीं, तो निंदात्मक तो शिक्षण हो ही नहीं सकता, नवाचारी नहीं हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण मतलब उसमें सुधार कर सकते हैं, उपचार मीन्स उसमें सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण। रट्टा मार लीजिए इसको। बचाव निदान का उच्चारण स्तर है, यह कथन है। बचाव निदान का बचाव निदान का उच्चतम स्तर है, यह कथन है। टीपी ननका, क्रॉनबेक का, मरे का, रॉस का। तो ये कथन है रॉस का। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। 90 क्वेश्चन साथियों, अब हम लोग बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन आपने यहाँ तक अच्छा स्कोर हासिल किया है तो थोड़ा और धैर्य बांधिए, और आपका धैर्य ही बताता है कि आप कितनी अच्छी से तैयारी कर रहे हैं, आप कहाँ पर जाएंगे। यदि आप अच्छा धैर्य रखते हैं, अच्छे से क्वेश्चनों को रीड करते हैं, तो आप सोचिए आपको बीएड करते करते आप टेट क्वालिफाई हो जाएंगे। आपको टेट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी।
अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, किसी निश्चित प्रयोजन को ध्यान में रखकर जब हम यह देखते हैं कि उसको पूरा करने में वह वस्तु विचार क्रिया कहाँ तक उपयोगी है का निर्माण कहलाता है। विश्वसनीयता, आच्छादन, मूल्यांकन, समाजमिति। तो इसका सही आंसर होगा साथियों मूल्यांकन करेंगे हम उसका। व्यापक मूल्यांकन का आशय होता है अभिव्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, नैतिक पक्ष के मूल्यांकन से, सामाजिक पक्ष के मूल्यांकन से और साथियों यह है बौद्धिक मूल्यांकन से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति के सभी पक्षों के मूल्यांकन से, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के संज्ञानात्मक पक्ष से होता है। तो मूल्यों का, आदतों का, समक्ष का, आदर्शों का। तो ये होगा समक्ष। निम्नलिखित में से किसका संबंध मूल्यांकन के भावनात्मक पक्ष से होता है। किसके, भावनात्मक पक्ष से होता है। सूचनाओं का, तथ्यों के व्यापारिक प्रयोग का, तथ्यों के विश्लेषण का, रुचियों का। तो भैया भावनात्मक जो है वो भावना तभी होगी जब रुचि होगी उसको। डी ऑप्शन करेक्ट। अगला क्वेश्चन साथियों देखते हैं, सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में मुख्यतः कितनी क्रियाएं होती हैं। 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों इसमें 5। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला साथियों क्वेश्चन है, व्यापक मूल्यांकन में मूल्यांकन किया जाता है व्यक्ति के सभी पक्षों का, नैतिक मूल्यों का, शांति शिक्षा का, केवल संप्राप्ति का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन व्यक्तित्व के सभी पक्षों का, यानी ए ऑप्शन हम लोग करेक्ट कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, मूल्यांकन का संज्ञानात्मक पक्ष संबंधित है ज्ञान से, बोध से, अनुप्रयोग से, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा साथियों उपयुक्त सही। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी तथा अगली वीडियो किस विषय पर आनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।